हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये सुबह रोज़ 6 बजे ये सुबह रोज़ 6 बजे हमारी ये क्लास होती है जीके जीएस की। जीके जीएस की ये जो हमारी क्लास रोज़ सुबह 6 बजे होती है, इसमें हम जीके के बेहतरीन 40 प्रश्न लेकर आते हैं। ये 40 प्रश्न विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे इसमें अर्थशास्त्र के प्रश्न मिलेंगे, इसमें इतिहास के मिलेंगे, इसमें भूगोल के मिलेंगे, इसमें संविधान के मिलेंगे, इसमें साइंस के प्रश्न मिलेंगे, इसमें पर्यावरण से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो लगभग हर विषय से मिश्रित प्रश्न हम लेकर आते हैं। जीके जीएस के बेहतरीन 40 प्रश्न आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप इनका अभ्यास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। एक बार फिर से और बड़े सावधानी पूर्वक लगाइएगा, सॉल्व करिएगा अच्छे से मॉडल पेपर। और हमें क्लास आज का जब समाप्त हो तो बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से। जब भी हम अभ्यास करेंगे ना, तो जल्दबाजी किसी भी बात की नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई थी, उसके प्रभारी कौन थे? उसके प्रभारी प्रभारी कौन थे? प्रभारी का मतलब जानते हैं? प्रभारी का मतलब ये है कि किसके देख रेख में खोदा गया था। भैया इसका कोई एक रिस्पॉन्सिबल मैन होगा ना, जिम्मेदार व्यक्ति होगा ना इसका। तो इसकी खुदाई के प्रभारी थे, जो जिनकी देख रेख में खुदाई हुई थी, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के देख रेख में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये पूछा जाए कि इनके देख रेख में खुदाई हुई थी, तो खोदा किसने था? खोदा किसने था? तो आइए देखते हैं। दो भारतीय थे, एक का नाम था रखाल दास बनर्जी और दूसरे का नाम था दयाराम साहनी। मैं लिख देता हूँ, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था रखाल दास बनर्जी। क्या नाम था? रखाल दास बनर्जी। चलो, ये दो भारतीय खोद रहे थे और खुदा कौन रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था? सर जॉन मार्शल। ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे। दयाराम साहनी, तो सबसे पहले क्या खोदा गया? सर सबसे पहले पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां पे एक शहर खोदा गया हड़प्पा। हड़प्पा शहर की खुदाई की किसने थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खुदाई की 1921 ईस्वी में। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये हड़प्पा शहर पड़ता कहाँ है? सर ये पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ पर? ये पाकिस्तान का एक जिला है गौर गौर मोंट गौर मोंटे गौर मोंटे गोमरी। तो गौर मोंटे गोमरी एक जिला है, वहाँ पड़ता है हड़प्पा शहर। अच्छा, जिला याद रखो या ना रखो, ये ज़रूर याद रखना कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में किस नदी के किनारे? सर ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे खोजा गया था? रावी नदी। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ आया। यहाँ तक समझ आया कि हड़प्पा को 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे इसकी खोज की थी। चलिए मोहनजोदड़ो के बारे में भी जान लो। देखिए मोहनजोदड़ो, कहीं कहीं मोहनजोदाड़ो लिखा मिलेगा, एक फिल्म भी आई है मोहनजोदाड़ो। चलिए मोहनजोदड़ो किसने खोजा था? तो एक और भारतीय थे, क्या नाम था? रखाल
दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर खोजा। ये कब खोजा था? ये 1922 ईस्वी में खोजा था। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है शहर? ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ पर? सिंध जिले में। पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध, वहाँ पर पड़ता है। अच्छा, तो बताइए, ये जो मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में पड़ता है, किस नदी के किनारे? भैया ये नदी के किनारे पे हड़प्पा सभ्यता थी ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके ज्यादातर शहर नदियों के किनारे थे, क्योंकि ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो जो है ना, ये सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी के। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूं कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मृतकों का टीला इसी को कहते हैं। किसे? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का एक और नाम है मृतकों का टीला। बहुत अच्छे, इसका एक और नाम है मृतकों का टीला। अच्छा, एक और प्रश्न पूछ लें आपसे, बताओ, हड़ जो ना सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा। ये सबसे पहले खोजा गया शहर है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता पड़ा था। क्या पड़ा था? हड़प्पा की सभ्यता। हमने इस क्वेश्चन की जितनी डिटेल हो सकती थी सब आपको बता दी है। फिलहाल इसका आंसर क्या है कि पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बहुत बेहतरीन, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अब ये प्रश्न आपको अगर रटा हुआ नहीं है तो कर नहीं पाओगे, कोई लॉजिक नहीं है इस प्रश्न के पीछे। भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित कौन सा सही क्रम है? भारत में जो अफगान शासकों ने शासन किया था, राज्य किया था, वो किस क्रम में राजा बने थे? तो इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, रटना ही पड़ेगा। तो आंसर सही होगा सी। पहले बहलोल लोदी आए थे, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। ध्यान रहे, वो सिकंदर अलग था, ये सिकंदर लोदी है। वो सिकंदर अलग था जिसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, और सेल्यूकस निकेटस का सेनापति था मेगास्थनीज, जिसने क्या लिखी थी? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य का इतिहास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक और इतिहास से बहुत बेहतरीन प्रश्न, जवाब दीजिएगा। बताइए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये 1857 क्या है? 1857 में ना भारत में क्रांति हुई थी। अच्छा, कहाँ से हुई थी क्रांति? ये मेरठ से हुई थी, मेरठ से। क्यों हुई थी ये 1857 में, क्यों हुई क्रांति? क्योंकि अंग्रेजों ने गाय की चर्बी के कारतूस बनाए थे। जो कारतूसों में गाय की चर्बी का यूज किया था, ये हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा था, तो उन्होंने 1857 में विद्रोह कर दिया, तो क्रांति हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा अभियान चला दिया था। अंग्रेजों के पैर उखड़ गए थे इस 1857 में। तो अब ये बताइए, 1857 में मेरठ से क्रांति शुरू हुई, लेकिन पूरे भारत में हो गई थी, पूरे भारत में विरोध हुआ था। तो कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किया था, ऐसे ही बताइए, तो क्या जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था? बिल्कुल सही है, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने। आपको ढूंढना है कौन सा सही नहीं है। बरेली से किसने किया था? बरेली से जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। सर, लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अगला है, क्या कानपुर से वक्त खान ने किया था? नहीं, यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, आंसर सी होगा। तो कानपुर से
वक्त खाने नहीं किया तो किसने किया? तो नाना साहब ने किया था। कानपुर से 1857 की क्रांति में जो विरोध किया था, भारत का जो नेतृत्व किया था और अंग्रेजों का विरोध किया था, वो नाना साहब ने किया था। बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? आंसर सी। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। बेहतरीन 40 प्रश्न हैं, बड़े ही सावधानी पूर्वक लगाइएगा। पढ़िए, बड़े ही प्यार से करेंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर इसका इतिहास पता होगा तो जवाब आ जाएगा। कामागाटा मारू घटना से संबंधित कौन था? अच्छा सर ये बता दो, ये कामागाटा मारू क्या है? हमें तो यही पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कहानी ये है कि कामागाटा मारू है क्या? ये एक पानी वाला जहाज है। अच्छा, ये जहाज है तो फिर क्या हुआ? ये पानी वाला जहाज था। अच्छा, किसका था? ये पानी वाला जहाज जापान का था सर। अच्छा, जापान का जहाज था। फिर भारत के एक व्यक्ति थे, नाम था बाबा गुरदीप सिंह। क्या नाम था? बाबा गुरदीप सिंह। जापान का जहाज था। भारत के व्यक्ति बाबा गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया था। कैसे लिया था? किराए पर। अच्छा, किराए पर लिया था तो क्यों लिया था? पानी वाले जहाज का नाम था कामागाटा मारू। जापान का जहाज था। भारत के एक व्यक्ति गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया था। क्यों लिया था? ये इसलिए लिया था क्योंकि कनाडा जाना था। अच्छा, कनाडा क्यों जाना था? कनाडा हमारे भारत के लोग जा रहे थे मजदूर बनकर, मजदूरी की, रोजगार की तलाश में। अच्छा, तो बाबा गुरदीप सिंह इनको लेकर गए थे। बहुत सारे लोग थे, भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, तो अंग्रेजों का अधिकार था तो सोचा यहाँ काम धंधा तो मिलेगा नहीं, चलो बाहर चलते हैं, तो कनाडा जाने का निश्चय किया। अच्छा, कब की बात है? ये बात है 1914 की। बाबा गुरदीप सिंह ने 1914 में जापान से किराए पर जहाज लिया और जो कनाडा के लिए रवाना किया, जिसमें और 1914 में जिसमें कितने यात्री बैठे थे? जिसमें कितने यात्री बैठे थे सर? कितने लोग गए थे कनाडा? 376 लोग। कमाल हो गया, 376 लोग कनाडा गए रोजगार की तलाश में। भारतीय मजदूर थे, कामगार थे, गरीब थे, अंग्रेजों के सताए हुए थे। सोचा कनाडा में रोजगार मिल जाएगा। तभी क्या हुआ कि जैसे ही कनाडा पहुंचे, कनाडा सरकार ने मना कर दिया। सिर्फ इसमें से 376 में से 24 लोगों को कनाडा में उतार लिया गया जहाज से। बाकी लोगों को जहाज पर ही रखा गया। ये 24 को क्यों उतारा गया? क्योंकि 24 लोग कनाडा के थे, भारत में फंसे थे, वो भी साथ में गए थे उसी जहाज में। बाकी को कह दिया वापस लौट जाओ भारत, तुम्हें रोजगार नहीं देंगे। और रोजगार नहीं देंगे, भारतीयों ने कहा भैया रोजगार दे दो। तो ध्यान रहे, इन्होंने वापस लौटने की सलाह दी और जहाज में खाना पीना भी खत्म हो गया। तो भारतीय 2 माह तक भूखे रहे थे। 60 दिन तक दाना पानी खाना कुछ नहीं दिया गया, तो इनकी मृत्यु हो गई, ये मर गए। कामागाटा मारू की घटना इतनी इतनी क्रूर घटना थी, इतनी घटिया किस्म की घटना थी। कनाडा सरकार ने अभी 2014 में ना कनाडा सरकार ने माफ़ी भी मांगी थी। जब 100 वर्ष हो गए थे ना कामागाटा मारू की घटना को, तो भारत सरकार से माफ़ी मांगी थी कनाडा ने। कहा था मुझसे भूल हुई थी 1914 में। और कामागाटा मारू घटना के संबंध में 100 का सिक्का भी भारत सरकार ने जारी किया था। 100 का नोट नहीं, कागज का सिक्का, सिक्का गिलेट का सिक्का जारी किया था। तो जरा बताइए, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कामागाटा मारू घटना किससे किससे संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाबा गुरदीप सिंह। कमाल है,
ये कामागाटा मारू का इतिहास बहुत डिटेल में है, क्योंकि यहाँ उतनी डिटेल बता नहीं सकते आपको। चलिए अगला प्रश्न हमारा भूगोल से संबंधित है। अपसौर अथवा सूर्योच्च, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है? अच्छा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में सॉरी, खांसी हो रही है, तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। तो अपसौर कब होती है? सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूर कब होता है? अब बहुत लोग लगाएंगे 3 जनवरी, नहीं कहेंगे सबसे दूर होता है तभी तो ठंड पड़ती है। नहीं, 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, 4 जुलाई को। और सूर्य पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी कब होती है? सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पास जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है तो उपसौर कहते हैं। और सबसे पास कब होता है? 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। अब बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सर 3 जनवरी को तो सर्दी पड़ती है और आप बता रहे हो सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, गलत क्यों बता रहे? गलत नहीं है, सही है। कैसे सही है बता देता हूँ कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है फिर भी ठंड है। देखिए, ये भारत है और भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो ठंड 3 जनवरी को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। लेकिन सूर्य इधर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, भैया इधर भी तो पृथ्वी है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इधर होता है नज़दीक दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है गर्मी, और उत्तरी में क्या पड़ती है? सर्दी। लेकिन पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होता है? 3 जनवरी को ही। 3 जनवरी को दक्षिणी में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ से दूर भले ही होता है, लेकिन औसतन पृथ्वी के तो पास में ही है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी के सबसे पास में होता है। बात समझ आई होगी, बात समझ आई होगी। तो अपसौर 4 जुलाई को और उपसौर 3 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के बीच में जब अधिकतम दूरी हो तो उसे अपसौर कहते हैं, और सबसे कम दूरी हो तो उसे पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी हो तो अपसौर, और सबसे कम हो तो उपसौर। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? आंसर बी, 4 जुलाई। चलिए चलिए, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, सुधार होगा, फिर भी हम आपके लिए क्लास लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी, क्या है ये सबसे बड़ी? 1 मिनट, ठीक है, सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? अच्छा, सबसे बड़ी पोतवाहक क्या है? अरे पोतवाहक का मतलब है जो पानी वाले जहाज जा सकें, जो व्यापारिक जहाज होते हैं पानी वाले, इधर से उधर सामान लाया जाता है, वो जहाज पानी वाले जा सकें। तो सबसे बड़ी कौन सी नहर है? सुएज नहर। कौन सी नहर है? सुएज नहर। जिसमें सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है वो कौन सी नदी है? सुएज नहर। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी वाले जहाज चलते हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बताइए कि सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो सुएज नहर है, ये सबसे व्यस्त नदी है सुएज नहर। ऐसे व्यापार करती है दुनिया, ये बीच रास्ते में पड़ती है। दुनिया एक दूसरे देशों से जब कांटेक्ट में आते हैं देश, तो ये बीच में आ जाती है। तो सुएज नहर से ही जहाज़ों को, जो पोत होते हैं, पानी वाले जहाज निकाले जाते हैं। चलिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर का मतलब है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ, ये कौन सी है? अन्नाई कौन सी है? अन्नाई। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गाडविन ऑस्टिन K2।
कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2, जो जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत कश्मीर में है। अच्छा, जो भारत के अधिकृत कश्मीर भारत में है, जो भारत के अधिकृत में है वो ऊंची सबसे, तो कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ है? नेपाल में। सबको पता है। चलो, क्या बेहतरीन तरीके से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्रश्न का एनालिसिस होना ज़रूरी है। जिन प्रश्नों में डायरेक्ट आंसर की ज़रूरत है उनको हम बताते हैं, और एनालिसिस की ज़रूरत है वहाँ एनालिसिस करते हैं। चलिए, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला है? उच्च तीव्रता, उच्च तीव्रता, जहाँ बहुत खतरनाक वाले भूकंप आते हों। भारत में कहाँ कहाँ आते हैं सबसे तेज भूकंप? तो सर, ये उत्तराखंड में आते हैं, ये गुजरात के कच्छ में आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में भूकंप सुना है? सुना है ना? बड़े खतरनाक हिम हिमस्खलन होता है ना, बर्फ का भूकंप आता है हिमाचल प्रदेश में, बहुत खतरनाक। तो ये सभी जगहों में भूकंप आता है, उत्तराखंड में भी, गुजरात के कच्छ में भी, और हिमाचल में। सर, और भी तो आता है? हाँ, आता है, भारत में और जगह पे भूकंप आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन मुख्य 3 क्षेत्रों में आता है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, पारतंत्र में निम्न में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाता है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या पारतंत्र जानते हैं आप? सर, ये पारतंत्र क्या होता है? पारतंत्र कहें, पारिस्थितिकी तंत्र कहें, एक ही बात है। ये पर्यावरण का प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारतंत्र। अच्छा बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है या पारतंत्र क्या है? देखो, जैसे ये समुद्र है, एक ऐसी जगह, समुद्र छोड़िए, समुद्र भी, कोई ऐसी जगह कहीं भी विश्व में, कहीं भी ऐसी जगह, कैसी जगह? जहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हों, छोटे बड़े जीव जंतु, छोटे बड़े प्राणी रहते हों, जानवर रहते हों, ऐसी जगह को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अच्छा, जैसे वन है, वन में रहते हैं, जंगल है, आपके आसपास छोटा सा कहीं वो होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वो भी एक छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। ऐसी जगह जहाँ पशु पक्षी छोटे बड़े रहते हों, वो पारिस्थितिकी तंत्र है। समुद्र भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ बहुत जीव पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर, समझ गए। आप पारिस्थितिकी तंत्र समझ गए, तो अगली बात बताओ। वो प्रश्न पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव अपघटक कहलाता है? अपघटक किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में कवक और जीवाणु को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। आंसर सही होगा डी, कवक और जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर, इनका नाम अपघटक क्यों है? इनका नाम अपघटक इसलिए है क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज़ जब खत्म होती है, मरती है, नाश होती है, नष्ट होती है, तो उसे नष्ट करता कौन है? आप सोच रहे होगे अपने आप हो जाती है, अपने आप नहीं होती। आदमी मरता है, कोई पेड़ पेड़ अगर काट दो तो धीरे धीरे पेड़ सूखता है, फिर खत्म हो जाता है, पेड़ घुन लग जाता है ना, जैसे आप कहते हो, और सड़ गया, खराब हो गया। दुनिया की कोई वस्तु, कोई पेड़, कोई पौधा, मनुष्य, जानवर, कुछ भी, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। अब ये कैसे? आप कहोगे सर ये तो सड़ के मिलते हैं। नहीं, इन्हें सड़ाता कौन है? सड़के तो मिलते हैं, इनको खत्म करता है, इनको मिट्टी में कवक और जीवाणु मिलाते हैं। तो पेड़ पौधे, मनुष्य या किसी भी वस्तु को खत्म करके मिट्टी में मिला देना, जो मिट्टी में मिलाते हैं वो उन्हीं को अपघटक कहते हैं, और ये मिट्टी में मिलाने का काम कवक और जीवाणु करते हैं। कौन करते हैं? कवक और जीवाणु, इन्हीं को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। कोई भी जानवर है, मर जाता है, वो मिट्टी में मिलता है, तो मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। हमें तो ये पता है सर, वो एकदम सड़ गया, खराब हो गया और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इन्हें सड़ाने का काम भी अब यही करते हैं, अपघटक। इनका नाम अपघटक क्यों है? क्योंकि अंतिम रूप से किसी को मिट्टी में मिला देते हैं। चलिए, जोखिम भरे उद्योगों में बल श्रम का उपयोग निषिद्ध है। बाल श्रम, सॉरी, बाल श्रम। क्या मतलब है? जोखिम भरे, जोखिम का मतलब है खतरनाक,
खतरनाक उद्योगों में, उद्योग का मतलब है कार्यों में, फैक्ट्रियों में, खतरनाक फैक्ट्रियों में, ऐसी फैक्ट्रियों में काम ना करें। बाल श्रम का उपयोग निषेध है, मतलब जहाँ पर संकट भरे कार्य हों, ऐसी फैक्ट्रियों में ऐसी मशीन लगी होती हैं जहाँ पे खतरा हमेशा रहता है, काम करने वालों का पता नहीं कब हाथ कट जाए, कब पैर कट जाए। ऐसी फैक्ट्रियों में बाल श्रम निषेध है। बाल श्रम का मतलब है छोटे छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, काम करना प्रतिबंधित है। बात समझ आई? तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कितने छोटे, 14 साल से छोटे बच्चे ऐसी फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, ऐसे कारखानों में काम नहीं करेंगे जो खतरनाक हैं, जिनमें कभी भी हाथ पैर कट जाने का डर है, जिसमें मरने का खतरा है, तो उसमें छोटे बच्चे कार्य नहीं करेंगे। यह बात किस अनुच्छेद में है? तो ये किसमें है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा है कि जोखिम भरे या परिसंकट भरे कार्य में बालकों का श्रम निषेध है, छोटे बच्चे कार्य नहीं करेंगे। अगर किया उन्होंने तो ये कानून का उल्लंघन है और उस फैक्ट्री या कारखाने मालिक को सजा होगी। चलिए आगे चलते हैं, बताइए। बहुत बेहतरीन, एक और संविधान से बेहतरीन प्रश्न है, शानदार। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष मत का निर्णायक होगा? क्या बात कही? ये कहा कि लोकसभा है ना, भारत में लोकसभा है ना, लोकसभा में मत डाले गए, मान लो वोट डाले गए और वोट किसी को बराबर बराबर मिले, अब क्या करोगे? तो निर्णायक मत कौन देगा? निर्णायक वोट कौन डालेगा भैया? 10 उसे मिले, 10 इसे मिले, अब ना कोई हारा ना कोई जीता, तो हार जीत का निर्णय कौन करवाएगा? तो निर्णायक मत डालता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। तो यह बात किस अनुच्छेद में है? यह बात अनुच्छेद 100 में लिखी है कि यदि लोकसभा में मत बराबर की स्थिति में हो तो लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 100 का प्रयोग करेगा और अपने मत का प्रयोग करेगा, बराबर की स्थिति को खत्म करेगा, स्थिति को कम और ज्यादा करवा देगा, क्योंकि वो किसी एक पक्ष को वोट दे देगा। लोकसभा अध्यक्ष वैसे वोट नहीं करता है। कब वोट करता है? जब लोकसभा में मत बराबर हो तभी वोटिंग करेगा। चलिए बताइए, 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया था? 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन। देखो भारत में ना, भारत आजाद हुआ उसके बाद बहुत गरीब था ना, बहुत गरीब था, अंग्रेजों ने लूटा बहुत ज्यादा, फिर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लाए। 20 सूत्री का मतलब है जिसमें 20 नियम बनाए गए, 20 योजनाएं आई थी। 20 योजनाएं का कि भारत में सड़कें होंगी, भारत के किसानों के लिए ये काम, भारत के किसानों के लिए ये काम, कृषि के लिए ये काम, 20 नियम आए थे अच्छे खासे। तो किस पंचवर्षीय योजना में ये 20 नियम आए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम कहा जाता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए बहुत बेहतरीन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का, बड़ा थोड़ा सा कठिन हो सकता है। कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए, मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं। बिल्कुल सही है, मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तुओं का मूल्य घटेगा, ये सही बात है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। मुद्रा का मूल्य गिर जाए तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो कौन सा कथन है? आंसर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। बताइए अगला बेहतरीन प्रश्न, जवाब दीजिएगा हमारे इस प्रश्न का। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पे जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? ये तो सब जानते हैं। लोहे को यदि ऐसा रख दिया जाए, तो लोहे को ऐसा रख दिया जाए तो उस पे भूरी परत जमेगी, क्या कहलाएगी? ये जंग कहलाती है। क्या कहलाती है? जंग कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए,
जिन पदार्थों का, अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो भैया जो ज्वलनशील हैं, जो ज्वाला आग के साथ आसानी से जल जाते हैं, उन्हें ज्वलनशील कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसर सही होगा डी, ज्वलनशील। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और ये शानदार प्रश्न है। बताइए, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सबको पता है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? ये मनुष्य के शरीर में जांघ में पाई जाती है। और सबसे मजबूत पूछी जाए तो जबड़े की हड्डी। टांग में कौन सी पाई जाती है? टीबिया। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस। कहाँ पाई जाती है? कान में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा जवाब था। तो आंसर कौन सा था इसका? फीमर, फीमर। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को परावर्तन कहते हैं। तो कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन कहते हैं। कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए बताइए, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या कहलाती है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन है पर शानदार है। पेट, पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ये बोतल बनाने में जो पेट यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये पॉलिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिस्टर। आज ही सर्च करिएगा गूगल पे, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ लेना डिटेल से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, निम्न में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? कौन सी गैस है जो ऑक्सीजन से भारी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है CO2। ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया। अब शोर शराबा भी वायु प्रदूषण में आएगा। ये कब संशोधित हुआ? 1987 में, कि जो आप शोर करोगे, आवाज़ करोगे, ये भी वायु प्रदूषण में आती है। चलिए बताइए, CD रोम क्या है? ये मेमोरी रजिस्टर है, ये मैग्नेटिक मेमोरी है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। तीनों बातें सही हैं। तीनों में से कोई बात सही नहीं है। आंसर सही होगा डी, तीनों में से कोई बात सही नहीं है। तीनों में से कोई बात सही नहीं है। चलिए, भारत रत्न किस उद्योगपति को मिला था? भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? बताइए, बड़े फेमस हैं। कोरोना के समय इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की मदद की थी। प्रधानमंत्री जो फंड निधि है ना, कोष, उसमें जमा किए थे। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता उद्योगपति कौन है? JRG टाटा, रतन टाटा जी। रतन टाटा नाम से प्रसिद्ध हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता? साहित्य क्षेत्र में कौन सा नहीं है? सरस्वती भी है, ज्ञानपीठ भी है, व्यास भी है, कलिंग पुरस्कार है जो साहित्य क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो फिर किस क्षेत्र में दिया जाता? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, गांधी एंड स्टोलिन क्या विनोबा भावे ने लिखी है? नहीं लिखी, यही सुमेलित नहीं है। तो किसने लिखी है? ये फ्रेश लुई ने लिखी है। किसने लिखी है? फिशेर लुई ने। फिशेर लुई ने। और ये सब
सुमेलित हैं। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी। एज यू लाइक एंड विलियम शेक्सपियर। लेकिन गांधी एंड स्टालिन विनोबा भावे ने नहीं लिखी, फ्रेस लुई ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए। किस हड़प्पा कालीन सभ्यता पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? किससे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? जुते हुए खेत मिला था, कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगा से। चलिए आगे चलते हैं। तोते हिंद नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एक और शानदार प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? पटियाली में। पटियाला नहीं, पटियाली में। आंसर सही होगा बी। चलिए बताइए। 1857 के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? दीजिएगा जवाब। तो किसका नाम था? तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? इन तीनों को फांसी दी गई थी। ये भारतीय देशभक्त थे। 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बताइए। सूची को मिलान करिए भैया। उगते हुए सूर्य का देश कौन है? जापान है। अर्धरात्रि का देश कौन है? नॉर्वे है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। तो क्या सही होगा? पहले का दो, ए का दो कहाँ पर ऑप्शन है? ए का दो, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। चलिए जल्दी बताइए। एंथ्रेसाइड कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रेसाइड। जबकि कोयले का सामान्य प्रकार कौन है? और नॉर्मल कोयला कौन सा है? तो कौन सा है? बिटुमिनस। कौन सा है? बिटुमिनस। चलिए बहुत बेहतरीन। भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो कौन सा है? अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, बताओ। जहाँ टिन पाया जाता हो, टिन, तो एकमात्र स्थान कौन सा है? ये है बस्तर, छत्तीसगढ़। यहाँ टिन पाया जाता है, टिन। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव वाला बायोम है? सबसे कम जैव विविधता हो जहाँ, वो कौन सा है? जहाँ जैव विविधता सबसे कम हो, बताओ ये कौन सा है? ये ज्वारीय वन है। ज्वारीय वन, यहाँ जैव विविधता नहीं पाई जाती, बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। बहुत शानदार प्रश्न। संविधान से बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता। कोई भी भारत का व्यक्ति किसी भी धर्म को अबाध रूप से अपने हृदय में मना सकता है, किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? राज्यों में जो विधान परिषद होती है वो किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाएगी? सृजन का मतलब, और किसके तहत समाप्त की जाएगी? तो वो एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषद के गठन की बात करता है कि राज्यों में विधान परिषद होगी, अनुच्छेद 169। बताइए योजना अवकाश की अवधि क्या है?
योजना अवकाश की अवधि क्या है? योजना अवकाश की अवधि थी वर्ष 1978 से 80। कब थी? 1978 से 80। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बस कुछ प्रश्न और बचे हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। बताइए, यू उल्टे आकार का कुजनेट वक्र क्या कहलाता है? उल्टे आकार का कुजनेट वक्र क्या कहलाता है? अगर कुजनेट वक्र है तो क्या कहलाएगा? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। आंसर सही कौन सा होगा? बी। आंसर कौन सा सही है? बी। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जा सकती है, की जाती है? तो दालचीनी पौधे के किस भाग से? ये छाल से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? छाल से। आइए हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, इंसुलिन का एक प्रकार है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन क्या है? क्या भरा जाएगा यहाँ? जल्दी से जवाब दीजिए। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। बताइए आप, आज हमारा आपको सेशन कैसा लगा? और ये भी बताइए 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। टाइम भी बहुत हो गया, थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई, लंबी हो गई। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।